गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में जो हमने अभी डिस्कस किया था विस्कस डैम्पिंग्स के बारे में और रेजोनेंस स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या था और इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया है। ये सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टेप बाय स्टेप जब आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो सभी चीज़ें हमने बताया था पिछले वीडियो में, जब आप उसके डैम्पिंग की प्रॉब्लम देख रहे थे, डेरिवेशन जो हमने आपको दिखाया था उसके डैम्पिंग का, तो कैसे उसमें रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम और दूसरी चीज़ों का रोल था। तो नाउ आज हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे कि डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी और डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डैम्पिंग रेशियो देखेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को वन बाय वन करके हम जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, दैट्स डिनोटेड बाय ओमेगा डी। ओमेगा डी इज इक्वल टू नाउ ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा कम होती है इससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ओके, now so damped frequency is lower than natural frequency. Then after, damped oscillations are those oscillations in which amplitude reduces with respect to reduces with a time and finally the oscillation stops. Okay, so एक मिनट में आप मार्कर सेलेक्ट कर लेगा। ओके, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या होता है, ये देखिए हमने ब्लू से दिखा दिया इसको, येलो से, सॉरी। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस में आर दोज ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस विद टाइम एंड फाइनली द ऑसिलेशन स्टॉप्स, ठीक है ना। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस में हमेशा जो है ऑसिलेशन जो है टाइम के साथ धीरे धीरे वहाँ पे जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो स्टॉप हो जाता है ड्यू टू द वेरियस फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। ओके, चलिए, damping ratio. Damping ratio is a dimensionless parameter which describe how an oscillating or vibrating body come to rest, ठीक है। तो इक्वल टू C अपॉन CC। तो डैम्पिंग रेशियो जो है एक प्रकार से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है या डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो क्या डिस्क्राइब करता है, हाउ एन ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग बॉडी कम्स टू रेस्ट, ठीक है ना। कि कोई भी ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग बॉडी जो है किस प्रकार से रेस्ट में आ रही है, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं डैम्पिंग रेशियो में। तो इन सभी चीज़ों का अभी हम एक प्रॉब्लम लेकर के समझेंगे कैसे कैसे जो है इसकी डेफिनेशंस को। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच ए सिस्टम टेंड्स टू ऑसिलेट इन द एब्सेंस ऑफ एनी ड्राइविंग और डैम्पिंग फोर्सेस। ओके, ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। अब इनको थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि इफ यू ड्रॉप ए मीटर स्टिक और पेंसिल ऑन द फ्लोर, इट विल बिगिन टू वाइब्रेट। ओके, it will begin to
वाइब्रेट कैसे, आप कोई चीज स्केल को जमीन पे गिराते हैं, फर्श पे अगर आप गिरा दें तो 2 मिनट के लिए कैसे वाइब्रेट करती है। सिमिलरली गिटार की स्ट्रिंग ले लेते हैं, when each of these objects vibrate they tend to vibrate at a particular frequency or set of frequency. Okay, the frequency at which an object tends to vibrate with when hits struck or somehow disturbed is known as the natural frequency of that object. है ना? Then after, if the amplitude of the 2 times repeat हो गया, इसको कट कर देते हैं। So if the amplitude of the vibration are large enough and if natural frequency is within the human frequency range, then the vibrating object will produce sound waves that are audible. Okay, क्या होता है कि जैसे कि जो एम्पलीट्यूड होता है जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी का है, ठीक है, जैसे हमने जब इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन आर लार्ज इनफ एंड इफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज विद इन द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, तो ह्यूमन फ्रीक्वेंसी है उसके रेंज में अगर होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसकी रेंज ह्यूमन फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उस रेंज में होगा, देन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा और वो ऑडिबल होगा, अदरवाइज क्या होगा कि वो ऑडिबल नहीं होगा। क्या अगर ह्यूमन फ्रीक्वेंसी के बाहर होगा, जैसे इसी आपने कभी सुना होगा कि फ्रीक्वेंसी से ही अगर जैसे आर्मी क्या है किसी फ्लाईओवर पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से पास करती तो कभी कभी फ्लाईओवर भी गिर जाता है, तो दैट्स ए रोल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, या वहाँ पे हमने उसकी डिफिनेशंस जो है लिखी है ना। तो मैं आपको इस पर एक और वीडियो, एक और नोट्स इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी पे एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है देख लीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि a single degree of system consists of a mass with weight of 175 kg। कोई सिंगल डिग्री ऑफ सिस्टम है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का कोई प्रॉब्लम लिया गया यहाँ पे, और इस सिस्टम में क्या हो रहा है, कोई वेट है जो 175 kg का है, ठीक है, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, जहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है, दैट्स 530 किलो न्यूटन। स्प्रिंग कांस्टेंट इज नाउ 530 किलो न्यूटन, ये दिया हुआ है यहाँ पे, मास एम दिया हुआ है यहाँ पर ऊपर में। While testing a system, a relative velocity of 30 centimeter per second was observed on a application of a force of 450 kilonewton. ठीक, determine damping ratio, damping coefficient and natural frequency। ठीक है ना, इन तीनों चीजों को फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। और अभी हमने आपको जैसा दिखाया है कि पिछले जो कंसेप्ट में आपको बता रहा था कि डैम्पिंग रेशियो क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, ये वहीं से दिया हुआ प्रॉब्लम है। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का प्रॉब्लम दिया है आपको, हमने एक दिन बताया था कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है, कोई भी मास जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है ना। मास दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, वेलोसिटी दिया है ना। एक्स सिंगल डॉट है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, डबल डॉट नहीं है, सिंगल डॉट है। ओके, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि 0.3 मीटर पर सेकेंड फोर्स दिया है, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स क्या होगा,
ये देखिए 450 का एक्सटर्नल फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स है, और यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स है। ठीक है, एफ डी इक्वल टू सी इंटू एक्स डॉट, या एफ इज इक्वल टू सी एक्स डॉट, किसी भी तरह लिख सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यहाँ 450 ऑलरेडी गिवन है, प्रॉब्लम में सी निकालना है हमको, ये 0.3 हो गया वेलोसिटी। डैम्पिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू नाउ 1500 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। अब आते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ये भी आपको अगर याद हो, हमने जिस दिन डेरिवेशन कराया था आपको, इसका क्या बोलते हैं, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के डेरिवेशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला टर्म हमने आपको डेराइव किया था, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ओके, वहां से हमने इसका यूज किया है। एंड ये चीजें जो है वही से रिलेटेड है। डैम्पिंग रेशियो रो इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी। है ना, यहाँ से हम निकाल लिया। ओके, सी सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के बाई एम। सी सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के बाई एम। सी सी की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर, ये सी सी जो है, सी सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के बाई एम, इसमें यहाँ पुट कर दिया हमने, और ये आपकी सी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो जो आपका दोनों यहाँ पर हमने जो ये लिया है पीडीएफ, अब देखिए यहाँ पर सी सी की वैल्यू जो है आपको देखिए, सी सी रो इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी, एंड सी सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के बाई एम। ओके, मैं यहाँ पे इसको भी मेंशन कर दे रहा हूँ, सी सी इज इक्वल टू सी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, इसे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी पे, एग्जाम में अक्सर आता है कि डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, डैम्पिंग रेशियो क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। अच्छा, एक ये देखिए हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, ये देखिए, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए trombone can be modified by changing the length of the change of the modified by changing the length of the air column inside the metal tube. ओके, ट्रॉम में भी यही होता है, जैसे क्या होता है कि इनिशियल कंडीशंस में ये ट्रॉम क्या होता है, अगर आपने छोटा लिया, ठीक है ना, तो अच्छी आवाज नहीं आएगी। अब इसी ट्रॉम में अगर लेंथ इसकी इंक्रीज कर देते हैं, ये देखिए, ये लेंथ बढ़ा दिया हमने, क्या होगा, लेंथ बढ़ाने के बाद इस ट्रॉम में इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। ठीक है ना, तो ट्रॉम में कहीं ना कहीं या नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वेव लेंथ का, फ्रीक्वेंसी में वेव लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको दूसरे उससे वे से उसको करूँगा कि उससे वेवलेंथ जो है
तो फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेगी। जैसे जैसे हम वेवलेंथ को चेंज करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बदलती जाएगी। ओके, तो आज हम लोगों ने इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम डिस्कस किया है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें एक दो प्रॉब्लम्स और लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है ना, कि किस प्रकार का सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम से और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स किताब में तो आपको नहीं मिलेगी, बट ये है कि दो चार प्रॉब्लम्स आपको इधर उधर मिल जाएगी, मतलब कुछ रेफरेंस बुक्स में देखा जाए तो दो किताबें बहुत अच्छी है इसमें। एक मनीष शिखंडे पंकज अग्रवाल की किताब आती है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की, और दूसरी सबसे अच्छी बुक जो है वो है आपकी एस.के. दुग्गल की। ठीक है, आप दोनों में ही प्रॉब्लम्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एस.के. दुग्गल की बुक ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। और वही अगर आप अगर एमटेक्स के सिलेबस को यूज़ कर रहे हैं तो पंकज अग्रवाल की किताब जो है बेटर है और दिस। ओके, तो ओवरऑल अब बात आती है कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पर्पस क्या है ना, क्यों हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं, क्या रोल है इसको पढ़ने का। ठीक है, तो रोल ये है कि जैसे कि सपोज दैट कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका आपको मास मालूम है या वेट मालूम है जो भी है, तो अगर उसमें क्या है वो कॉलम से कनेक्टेड है, ठीक है, और उसमें कुछ वेलोसिटी जनरेट हुई, ठीक है, जैसे कोई मशीन है, सपोज दैट सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में कोई मशीन है और उस मशीन में कोई वेलोसिटी जनरेट हुई, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद, तो वहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं कि वहाँ पे नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या है, डैम्पिंग रेशियोज क्या है, इन सभी चीज़ों को हम कैलकुलेट करके एनालाइज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देखे होंगे मैंने लगभग इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट किया है, न्यूटन्स लॉ से स्टडी करके, और बार बार मैं इस चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है ना, इसके इसके दैट्स अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मास एम है, ठीक है ना। मास एम में हम इसको इसे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे।